हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक और नया अनदर टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं हम, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन किसका? ओस्मोटिक प्रेशर का। यानी कि जो आप पढ़ते आए हो बार बार कि पाई जो होता है वो सीआरटी के बराबर होता है। यहाँ पे पाई क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है सीआरटी। ये फॉर्मूला हमने सिर्फ पढ़ा है, कहाँ से आया है फॉर्मूला ये अपने को समझना है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओस्मोसिस क्या होता है। जैसा कि आपने पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि ओस्मोसिस एक प्रोसेस है, इज ए प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, सोलवेंट मोलिक्यूल जो है, सोलवेंट मोलिक्यूल क्या करता है, फ्लो, कहां से कहां, फ्लो फ्रॉम लेस concentrated solution to high concentrated solution, या from solvent side to solution side spontaneously through the porous plug, through the porous plug। ओके, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साइड मैंने सोलवेंट रखा है प्योर, एक साइड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होगा वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें सोलवेंट की अमाउंट कम है, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। इसलिए हमने कहा कि यहाँ ये क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इन दिस केस जो सोल्यूट की अमाउंट है वो क्या है, हाई। बट दिस सोलवेंट जो है वो प्योर सोलवेंट है, या ये कहें यहाँ अगर सोल्यूट भी प्रेजेंट है तो सोल्यूट की अमाउंट क्या है, कम है, इसलिए लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इन दिस केस क्या होगा, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल होगा वो अपने आप क्या करेगा, फ्लो करेगा टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड फ्रॉम सोलवेंट थ्रू द पोरस प्लग, जिसके कारण होगा क्या, ये जो ए था, लेवल ए था इस पिस्टन का, इसे एक प्रकार से ये जो ए लेवल था इस पिस्टन का, ठीक है, ये लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेट अस टेक, ये लेवल कहाँ आ गया, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये यहाँ पे आ गया। ओके, ये कहाँ आ गया, लेट अस टेक यहाँ आ गया, बी या ए डैश पे पहुंच गया, ठीक है। और बी जो है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है, लेट अस टेक यहाँ शिफ्ट हो गया, मान लो बी डैश पे शिफ्ट हो गया। यानी कि ये तो नीचे की साइड आ रहा है और यहाँ ये लेवल क्या हो रहा है, ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं थ्रू दिस पोरस प्लग। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होता है, ताकि ये जो लेवल ए डैश था ये वापस ए पे पहुंच जाए, या ये जो लेवल बी डैश था ये वापस बी पे पहुंच जाए। तो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज द ओस्मोटिक प्रेशर। या ये कहूं, जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा उस केस में, उल्टा, कि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो पोरस प्लग के थ्रू उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम सॉल्यूशन से सोलवेंट या फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड क्या करने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जो सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा था, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा था फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन, वो बंद हो जाएगा फ्लो होना। वही क्या कहलाता है, ओस्मोटिक प्रेशर। यानी कि समझ लेते हैं पहले, जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर इज द minimum external pressure, minimum external pressure that are applied to, that are applied to solution as a result flow of
solvent molecule from solvent side to solution side will stop, या ये कहूं या prevent the entry of solvent molecule from solvent side to solution side. This will be known as the osmotic pressure. Okay, clear? तो जब ये ओस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था तो जो सॉल्यूशन जो था उस साइड, इस साइड कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा था। पी प्रेशर तो पहले से ही प्रेजेंट था। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आया सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड तो कुछ प्रेशर यहां बढ़ गया। कितना बढ़ गया? पी तो पहले से ही था, पाई और बढ़ गया, यानी कि पी तो था ही था, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें और इंक्लूड हो गया। किसमें? सॉल्यूशन साइड। क्यों? ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जो प्रेशर है सॉल्यूशन में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर इन द सॉल्वेंट साइड। कितना ज्यादा है? डिफरेंस कितना है? दोनों साइड जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है? दैट इज द पाई का डिफरेंस। तो मैं सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? दैट इज द बी से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, जब तक देखो होगा क्या समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं कि केमिकल पोटेंशियल, एक वर्ड यूज करूंगा यहां पे। क्या वर्ड? केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल होता है एबिलिटी ऑफ अनचार्ज मॉलिक्यूल या एटम जो भी है, ठीक है, इन ए केमिकल सिस्टम टू परफॉर्म फिजिकल वर्क, वो होता है केमिकल पोटेंशियल। यानी कि अनचार्ज मॉलिक्यूल के द्वारा कितना फिजिकल वर्क किया गया केमिकल सिस्टम में, दैट इज नोन एज द केमिकल पोटेंशियल। जो एबिलिटी है काम करने की, दैट इज नोन एज द केमिकल पोटेंशियल। तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में सिर्फ ये जो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? फ्लो कर रहा था। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद ब खुद फ्लो कर रहा था अपने आप। इट मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक अनचार्ज मॉलिक्यूल है। अनचार्ज मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। तो ये इसने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क किया। उस वर्क की वजह से सॉल्यूशन की साइड कुछ प्रेशर बढ़ गया। कितना हो गया? पी पहले से ही था, पाई अमाउंट बढ़ गया प्रेशर। कितना होगा टोटल? दैट इज पी प्लस पाई। बोले तो सॉल्यूशन साइड, बोले तो जो सोलवेंट साइड है केमिकल पोटेंशियल सोलवेंट का, वो क्या है? ज्यादा। यानी कि सोलवेंट मॉलिक्यूल सोलवेंट साइड ज्यादा वर्क कर रहा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन साइड बिफोर इक्विलिब्रिया। यानी कि जब इक्विलिब्रिया अटेन हो जाता है उस टाइम तक, मैं क्या कह रहा हूं? बिफोर इक्विलिब्रिया केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ए फॉर इसको मीनिंग क्या दोगे? केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्वेंट साइड, या आप बोल सकते हो इन लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और μ1b को क्या लिखोगे? दैट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन साइड, या आप कह सकते हो इसको हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल जो ए में था वो ज्यादा था, बी में था वो कम था बिफोर इक्विलिब्रिया। बट जब इक्विलिब्रिया होगा, टेक प्लेस, जब इक्विलिब्रिया होगा, अटेन होगा, इक्विलिब्रिया अटेन, जब क्या उस टाइम क्या होगा?
जो केमिकल पोटेंशियल है सॉल्वेंट का, दोनों ही साइड क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इक्विलिब्रिया पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन आ रहे हैं, उतने ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से किस साइड जाएंगे, सॉल्वेंट साइड। यानी कि दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो ना के बराबर होगा। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो प्रेशर है उस साइड जो क्या होगा, प्रेशर किस साइड, प्रेशर ऑन solution side is greater than pressure on solvent side। ठीक है, कितना अमाउंट, जो डिफरेंस है प्रेशर का, डिफरेंस इन प्रेशर वो कितना है, दैट इज इक्वल टू ओस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज द पाई से। ओके, यानी कि जो सॉल्यूशन साइड है वो तो प्रेशर है P प्लस पाई, और जो सोलवेंट साइड है दैट इज द ओनली कितना है, P, यानी कि पाई अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि जो केमिकल पोटेंशियल है A का प्रेशर T और P पे, क्योंकि सोलवेंट साइड प्रेशर कितना है P, और केमिकल पोटेंशियल B की साइड कितना है, टेम्परेचर तो सेम है बट प्रेशर P प्लस पाई है, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना बात अपने को पता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इतना समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। अब आपको ये पता है कि केमिकल पोटेंशियल होता है वो फंक्शन होता है किस किस का, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो जब हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि डी ऑफ म्यू ऑफ 1 की वैल्यू को निकालूंगा, तो क्या आएगा, ये तो अपने को पता था, वी नो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ये कहां से आया है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ओके, डी म्यू वन की वैल्यू क्या आएगी, डी करली ऑफ म्यू वन अपॉन करली ऑफ टी एट कांस्टेंट पी और x1 डॉट में dt प्लस करली ऑफ म्यू वन अपॉन करली ऑफ पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और x1 डॉट dp प्लस करली ऑफ म्यू वन अपॉन करली ऑफ x1 डॉट dx1 एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, आप कांस्टेंट टेम्परेचर ले लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि जो भी बात हम कर रहे हैं, जो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज द 0 के बराबर। तो जो बचेगा रिजल्ट वो क्या बचेगा, डी म्यू वन इज इक्वल टू करली ऑफ म्यू वन अपॉन करली ऑफ पी एट टी एंड x1 डॉट dp प्लस करली ऑफ म्यू वन अपॉन करली ऑफ x1 डॉट dx1 एट t एंड p। अब आपको पता है केमिकल पोटेंशियल का जो वेरिएशन था किसके साथ, प्रेशर के साथ, यानी कि दिस वन किसके बराबर होगा, दैट इज द पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा। ओके, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं, वी नो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो कोई भी, ए नाम दे दिया, वी नो करली ऑफ म्यू वन अपॉन करली ऑफ पी एट टी एंड x1 किसके बराबर होगा, दैट इज द पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, किसका रहेगा, केमिकल पोटेंशियल सॉल्वेंट का था तो पार्शियल मोलर किसका रहेगा, 1 का। ठीक है, इसको आप क्या नाम दोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, डी ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको नाम दोगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसको आप म्यू वन बार से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके बाद फर्दर क्या है, आपको म्यू वन की वैल्यू पता है, म्यू वन क्या होता है, म्यू वन नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ x1। ये कहां से आया है, आर टी एल एन ऑफ x कहां से आया है, फ्रॉम ये इक्वेशन है फ्रॉम आइडियल गैस, केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल गैस, फ्रॉम केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है,
ये वैल्यू आप लोगों ने पहले निकाल चुके हो, ठीक है। वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज द, आपको निकालना क्या है, आपको तो ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि dx1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि x1 के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो क्या आएगा, कर्ली ऑफ μ1 अपॉन कर्ली ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है दैट विल बी द कांस्टेंट, दैट विल बी द कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन विल बी 0, और RT कांस्टेंट क्वांटिटी है x के रेस्पेक्ट में, ln का क्या आएगा 1/x1, तो आया RT अपॉन x01। सो एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों को उठाओ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, वैल्यू आएगी क्या d μ1 की, वो देख लेते हैं। d μ1 इज इक्वल टू v1 बार dp प्लस RT अपॉन x1 डॉट dx1। ओके, अब आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या मिलेगा आपको, देखो यहां d μ1 को इंटीग्रेट कर रहे हो, कहां से कहां, टेम्परेचर प्रेशर से टेम्परेचर P प्लस पाई तक, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली जो इक्वेशन आई थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, वो यही आई थी कि ये इसका Tp है और इसका T इंटू P प्लस पाई है, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू μ1 बार कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे dp का, P है प्रेशर, तो यहाँ तो P है, यहाँ कितना है P प्लस पाई, प्लस RT का, कहां से कहां, RT कांस्टेंट है, dx1 ले लिया, ठीक है, dx1/x1, कहां से कहां, जब x1 बराबर 1 है, जब x1 बराबर x1 है, यानी कि जब अपने पास 100% सोलवेंट है तब क्या, और जब सॉल्यूशन है तब क्या, क्योंकि एक साइड सोलवेंट था अपने पास, एक साइड सॉल्यूशन, सोलवेंट था उसमें मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का 1 के बराबर, इट मीन सोल्यूट है ही ना। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यू क्या आएगी, दिस, दैट इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, μ1 T और P प्लस पाई, इसका क्या आएगा, दैट इज द V1 बार P से कहा P प्लस पाई, प्लस RT, इसका क्या आएगा, ln ऑफ x1, कहां से कहां, ln ऑफ x1, कहां से कहां, दैट इज द x1 बराबर 1 से लेके x1 बराबर x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, ये आएगा क्या, μ1 at t P प्लस पाई माइनस μ1 at t एंड P, दिस विल इज इक्वल टू दिस, P की जगह P प्लस पाई माइनस ऑफ P, और दिस इज इक्वल टू RT इंटू ln ऑफ x1 माइनस ln ऑफ 1, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर थे इक्वेशन फर्स्ट से, आप लोग देख चुके हैं, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये वैल्यू किसके बराबर था, एक दूसरे के बराबर थी, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट, दीज आर द कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा, दैट इज द 0 इज इक्वल टू V1 बार, यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई प्लस RT, और साथ में क्या आएगा, ln1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साथ में क्या आएगा ln ऑफ x1, यानी कि RT ln ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस V1 बार इंटू में पाई, ये आपका क्या आया है आंसर। अब अपने को तो क्या निकालना है, x2 की टर्म में निकालना है, कोई बात नहीं, आप ऐसा इसको ऐसा कर लो, आपको पता, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लो या सेकंड मान लो, बेटर रहेगा सेकंड। ओके, आप क्या करो, आपको ये पता है वी नो, आपको क्या पता है, अलग उससे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वी नो कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ओके, जब आप ln करोगे बोथ साइड, टेक ln बोथ साइड, ln ऑफ x1 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस x2, ln ऑफ x1 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस x2। अब जो x2 था, x2 इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हम जो डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, वो क्या कर रहा हूं, बहुत ही कम, x2 इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, क्यों, बिकॉज आवर solution is very dilute, solution is very dilute, dilute का मतलब
उसमें सोल्यूट का कंटेंट कम है, दैट्स व्हाई x2 इज वेरी वेरी लेस देन टू 1। सो ln ऑफ 1 माइनस x2, ये पूरी सीरीज बन जाएगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, किसके बराबर आएगी, माइनस x2 माइनस 1/2 x2 का स्क्वायर माइनस 1/3 x2 का क्यूब माइनस 1/4 x2 का पावर 4, माइनस चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो x2 पहले से ही स्मॉल है, x2 तो पहले से ही स्मॉल है, और हाइयर टर्म और ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, दैट्स व्हाई दिस टर्म कैन बी कैंसिल आउट, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, ये वाली नेग्लेक्ट कर दी। आंसर क्या बचा, आंसर बचा ln ऑफ 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। सो ये किसके बराबर था, दिसके, सो दिस विल इक्वल टू ln ऑफ x1। ओके, तो जो वैल्यू आई है इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 आपकी ये थी RT ln ऑफ x1, ln ऑफ x1 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस ऑफ x2, सो माइनस ऑफ x2 इंटू RT इज इक्वल टू माइनस v1 बार इंटू पाई, सो x2 RT इज इक्वल टू v1 बार इंटू पाई, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। ओके, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लो, इसको ऐसे लिख लो क्या कि जो ये है RT की वैल्यू, सॉरी v1 बार इंटू पाई की वैल्यू, इसमें क्या है x2 इंटू RT है, x2 क्या लिखते हो, n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये तो लिखते हैं। जो मोल फ्रैक्शन होता है, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन। अब हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा कि n2 क्या है, वो वेरी स्मॉल, क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सो x2 इज नियरली इक्वल टू n2 by n1, क्योंकि n1 प्लस x2 इज नियरली इक्वल टू n1, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको, v1 पाई इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इंटू में RT, ठीक है। ये वैल्यू आई, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, कोशिश करते हैं सोल्व करने की। देखो क्या इक्वेशन थी, v1 बार पाई इज इक्वल टू n2 by n1 इंटू में n2 by n1 इंटू RT, ये वैल्यू आई थी। ओके, इसको आप क्या करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना, n1 v1 बार इंटू पाई इज इक्वल टू n2 RT, दिस विल इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है जो टोटल वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको v से रिप्रेजेंट कर, किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ, किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यही रहेगा। बोले तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इनटू v1 बार प्लस नंबर ऑफ मोल्स इनटू v2 बार, यानी कि प्योर का कितना और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्योर का कितना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्या पढ़ाया गया है कि n2 इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट कैन नेग्लेक्ट, ठीक है, क्योंकि n2 v2 बार क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा स्मॉल, दैट्स व्हाई इट कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, तो आंसर क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू n1 इंटू v1 बार, तो यहां पे क्या था, n1 इंटू v1 बार, दिस विल इज इक्वल टू v इंटू पाई इज इक्वल टू n2 RT, बोले तो पाई इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई v इंटू में RT, बोले तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो आंसर क्या है आपका, दैट इज द पाई इज इक्वल टू सी किसकी, सोल्यूट की इंटू RT, या सिंपली की ये कहूं कि पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला pi is equal to CRT. Okay, thanks a lot.